नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और प्रभु की कृपा सभी पर बनी रही होगी और सभी लोग अच्छे से और सभी का प्यार मेरे इस वीडियो पे और सपोर्ट मेरे इस वीडियो पे बना रहा होगा। और आशा करता हूं कि भविष्य में भी मेरे चैनल और वीडियो पे सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल और आपने इंट्रो को देखकर आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस विषय पर आधारित है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि जो आज का जो विषय है, क्या ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में भी क्या कभी कोई कैसी घटना पे क्या उसका कोई समाधान हो सकता है? अगर समाधान हो सकता है तो उसमें क्या क्या लीगल प्रोविज़न आएंगे, क्या क्या हमको लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अगर जो लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे तो उनका सोल्यूशन क्या निकलेगा। अगर जो सोल्यूशन अगर जो निकल के आता है तो वो सोल्यूशन कहाँ तक कारगर है और कितना हद तक वो सफल हो पाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी है कि अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको जरिए नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर आपको मिलती रहे। और अगर जो आपको वीडियो लाभकारी लगती है या आपको उसमें कोई लाभ मिलता है या आपके किसी काम के आते इसको लाइक करके अवश्य आगे फॉरवर्ड कर दें, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिल सके कि आपके शेयर करने से किसी और जो लेमैन है जिसको जानकारी के अभाव में होगी, क्योंकि कब किसको क्या ज़रूरत पड़ेगी ये किसी को कोई पता नहीं होता है। ये वक्त के साथ कब ज़रूरत होती है वो बदलती रहती है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जैसे कि जो इंट्रो से देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस विषय पर वीडियो आज की आधारित है, तो इसी वीडियो पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूं। और वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने में एक चीज़ अवश्य ध्यान में रखना है कि जो जो मैं बातें बताने वाला हूं और जो जो मैं कारण एक्सप्लेन करने वाला हूं इसको ध्यान तक सुनिएगा, क्योंकि अगर जो एक टॉपिक या दूसरे टॉपिक से या एक ग्राउंड या दूसरे ग्राउंड में दोनों में रिलेवेंसी रहती है, अगर जो एक भी मिस हो गया तो आगे का कंटिन्यूशन हो पाना या उसको समझ पाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के आधार पर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और आपको जानकारी अवश्य प्राप्त होगी कि आखिर अगर जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला के साथ अगर जो उसको तलाक लेना है या उसको छुड़ौती या आम शब्दों में कहें जिसके कि आम बोलचाल की भाषा में जो छुड़ौती होती है, यानी कि पति और पत्नी दोनों अलग रहना चाहते हैं, और जो कोर्ट की जो लेंदी प्रोसीडिंग होती है, जैसा कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसकी एक खास विशेषता ही है कि ये विश्व का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। उसी के आधार पर हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, वो बहुत ही लेंदी और लंबी चलती है। तो अगर जो आप चाहते हैं कि आपकी जो हस्बैंड एंड वाइफ में डिवोर्स हो जाए या दोनों अलग हो जाएं और उसमें किसी को कोई एक्सपेंसेस ना करना पड़े, जैसा कि जो अभी प्रिवेल है, जो लॉ द्वारा जो रेमेडी प्रोवाइड की गई है उसी के आधार पे जो भी सभी को पता है कि फैक्ट क्या है और लॉ क्या होता है, कि एलिमनी है, मेंटेनेंस है और गुजारा भत्ता देना पड़ता है, वन टाइम सेटलमेंट हो या डे टू डे जो भी सेटलमेंट का जो मेंटेनेंस का जो एक्सपेंसेस है वो हस्बैंड को बियर करना पड़ता है। तो ये सब एक्सपेंसेस से बचने के लिए, क्योंकि हस्बैंड की और लोगों की जैसे कि क्वेरी आई है ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, और कई लोगों के मुझे पत्र भी प्राप्त हुए हैं कि अगर जो कोई हस्बैंड है अगर जो कोई घटना कारित नहीं भी की है, ये सभी को ज्ञात है ज़्यादातर के मामले में कि जो दहेज प्रथा और ये जो मारपीट की घटना बहुत ही कम आज के युग में हो पाती है, क्योंकि सभी लोग अपने अधिकार से अवेयर हैं और जागरूक हैं। लेकिन जो विधि में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, जिनके आधार पे जो फैक्ट दिए गए, अगर जो फैक्ट, अगर जो वो घटना हम अगर जो एफआईआर में या पिटीशन में वो हम नहीं लिखेंगे या ड्राफ्ट नहीं करेंगे, तो जो रेमेडी जो लेने आया है, जिसको दिलवाने भी जा रहे हैं, उसको वो रेमेडी लॉ की आइज में नहीं मिल पाएगी। तो अगर जो ये सब रेमेडी को प्राप्त करने के लिए इस जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, जिस भी सेक्शन में जो भी पिटीशन मूव करें, उस पिटीशन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हमें फुलफिल करने के लिए हमें जो फॉल्स एलिगेशन लगाने पड़े तो वो भी लगाते हैं, अगर जो सही भी वो तो लगाते ही लगाते हैं। अगर जो कोई घटना नहीं भी कारित की गई है तो उस सेक्शन की इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें वो फॉल्स एलिगेशन भी लगाने पड़ते हैं, वो चाहे हस्बैंड की ओर से हो या वाइफ की ओर से हो। हस्बैंड की ओर से एलिगेशन कुछ कम ही लग पाते हैं, ऐसा कोई प्रोविज़न अभी इंडियन लॉ में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो लॉ है वो प्रोटेक्शन ऑफ द वुमन, यानी कि महिलाओं को संरक्षण
को ध्यान में रख के बनाए गए हुए हैं। तो इसी के आधार पे जो संरक्षण मिला है वो महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि वो शोषित वर्ग है, बहुत ही पूर्व समय से शोषित होते चले आ रहे हैं। तो इन्हीं के फेवर में, या दूसरे शब्दों में कहें जो हस्बैंड के डिसफेवर में हो जाते हैं, जो सेक्शन में, जिस सेक्शन में पिटीशन मूव करते हैं उसको इंग्रेडिएंट्स फुलफिल करने के लिए ऐसे ही फॉल्स एलिगेशन इम्पोज किए जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे ही फॉल्स होते हैं, कुछ हद तक किसी भी मामले में कुछ सही भी होते हैं, लेकिन ये निर्धारित कर पाना, ये तय कर पाना कि एलिगेशन फॉल्स है या सही है, ये बहुत ही कठिन विषय है। तो खैर, आज के जो विषय है कि अगर जो कोई हस्बैंड है, अगर जो उसमें कोई लगता है कि उसके कोई गलती नहीं है, उसने कोई मिसबिहेव या कोई गलत तरीके से कोई भी क्रिमिनल अफेंस नहीं कारित किया है, या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कारित की गई है वाइफ के अगेंस्ट में, और वाइफ ने फॉल्स एलिगेशन, झूठा मुकदमा दायर कर दिया है, एक भी तथ्य उसमें सही नहीं है, तो इस आधार पे अगर जो दोनों पक्षों में रजामंदी भी हो जाती है, या दोनों पक्षों में रजामंदी नहीं भी हो जाती है, यानी एग्रीमेंट नहीं भी होता था, दोनों में कंसेंट नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति में भी अगर जो हस्बैंड अगर जो चाहे अकेले भी वो माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन मूव कर सकता है कि अपने जो ग्राउंड है, जो अपने तथ्य हैं, वो माननीय न्यायालय को अवगत कराना होगा कि ऐसी ऐसी घटना अगर जो घटित हुई है वो बिल्कुल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है, और इसी के आधार पे जो कि मैंने पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि क्या क्या आधार होंगे, किन किन ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो उन ग्राउंड को, डिवोर्स का जो रीज़न है वो एक्सप्लेन मैंने पहले की वीडियो में कर रखा है, उसको अब दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अगर जो दोबारा एक ही वीडियो में दूसरी चीज़ को मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो आज के तथ्य है उसको मैं सही तरीके से संकलित नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के आधार पे अगर जो डिवोर्स का कोई भी कारण, जो भी ग्राउंड है, वो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो आपके फैक्ट और सिचुएशन में जो भी आप डिपेंड करते हो वो ग्राउंड आप उसमें अडॉप्ट करके पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष आपके द्वारा, यानी कि हस्बैंड के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी डिवोर्स के लिए। अगर जो कारण और जो फैक्ट एक्सप्लेन किए जाते हैं माननीय न्यायालय के सामने, और उन फैक्ट और कारण और ग्राउंड पे माननीय न्यायालय विश्वास करते हुए, या आपके तथ्य और आपके कारण पे माननीय न्यायालय नहीं भी विश्वास करती है, तो ये जरूरी नहीं कि आपकी जो ट्रायल कोर्ट है जिसमें आपने पिटीशन मूव किया है उसमें से वहां से आपको रेमेडी मिल ही जाए। यानी कि अगर जो उसमें आप प्रेयर करेंगे ही कि हमको बिना मेंटेनेंस के या बिना एलिमनी के हमको गुजारा ना देना पड़े, और इसके अतिरिक्त ही हमको डिवोर्स की डिक्री पारित की जाए। सामान्यतः तौर पे ट्रायल कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, वहां से ऐसी डिक्री मिल पाना बहुत ही संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, एक चीज और है, अगर जो आप अपील में जाते हैं, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आप अपील करते हैं, वहां अपनी बात को रखते हैं, अपनी पिटीशन मूव करते हैं, और आपके जो ग्राउंड है, जो फैक्ट है, वो मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या फैक्ट और क्या क्या ग्राउंड आप उस पिटीशन में मेंशन करेंगे डिवोर्स की पिटीशन में, कि जिससे माननीय न्यायालय को विश्वास हो और माननीय न्यायालय आपके पिटीशन पे और आपके जो तथ्य उन पे डिक्री पारित कर दे। सबसे पहले कि अगर जो आपको ये लगता है कि अगर जो वाइफ है, हस्बैंड गुड फेथ में और सही युक्त कारण होते हुए, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए भी, अगर सारे तरीके से जैसे एक गुड फेथ हस्बैंड को रहना चाहिए वैसे सरवाइव करता है, और अपनी वाइफ को सही तरीके से गुड फेथ में लुक आफ्टर करता है, और सारे एक्सपेंसेस सब देते हुए आता है, और ये फैक्ट अगर जो माननीय न्यायालय के सामने आपको प्रूफ करने होंगे, और साथ में ये भी प्रूफ करना, इसके अतिरिक्त भी जो वाइफ है उसका अफेयर किसी और के साथ है जिसमें उसको शक है, और उसके पास उसके प्रूफ अवेलेबल हैं, और उसका अफेयर होने का जो प्रूफ है, यानी कि जिससे वो अफेयर है, वो जो पार्टनर, एक्स्ट्रा पार्टनर है, उसके खिलाफ और आपकी वाइफ के खिलाफ जो भी मटेरियल और जो भी एविडेंस आपके पास अवेलेबल है, वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और वो चीज अगर जो आपके पास स्ट्रांग प्राइमा फेसी केस, अगर जो डिवोर्स है, तो कोर्ट आपकी पिटीशन पे ऑर्डर अवश्य कर देती है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट एक ग्राउंड में और मेंशन करना चाहूंगा कि जिसमें कि अगर जो कोई वाइफ है, न्यूली वेडेड वाइफ है, अगर जो वो आपके घर में शादी करके आई है, कुछ दिन तक ठीक रहती है, लेकिन फिर अगर जो वही रोज की खिटपिट और छिक अगर जो प्रारंभ हो जाती है, तो उस स्थिति में हस्बैंड क्या करेगा। सामान्यतः तौर पर मैंने ये देखा कि जो हस्बैंड है या उसके जो घर वाले या रिलेटिव जो भी होते हैं, तो ये एक ऑप्शनल दे देते हैं कि अगर जो उसके जो मैरिटल हाउस है वहां उसको रहने में दिक्कत होगी, तो हस्बैंड एंड वाइफ किसी दूसरे प्लेस पे या नेक्स्ट प्लेस पे वो अकेले सरवाइव करने के लिए, उनको रिजाइड करने के लिए दे दिया जाता है।
लेकिन फिर भी यहाँ कोर्ट ये देखती है कि जो फैक्ट आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे उसमें ये चीज़ अवश्य देखेगी कोर्ट, वाइफ अलग भी जाके रहने के बावजूद भी वहाँ भी आपके विरुद्ध वो क्रूरल्टी यानी क्रूरता के जितने भी नियम होते थे, जो भी जिस हद तक वो क्रूरता कर सकती थी उसने किया। मान लीजिए थोड़ी दूर पे अगर जो हस्बैंड वहाँ रह रहा है उसको तरह तरह तरीके से ताने मारना, और उसके अगर जो कोई इनकम का सोर्स अगर जो कम है या ज़्यादा है उस पर उसको कमेंट करना, इस तरीके की कई जानकारी अगर जो उसके पास होती हैं उन पे वो कमेंट करती है और ये यकीन दिलाती है कि वो वाइफ जो हस्बैंड के साथ अब किसी प्रकार से रहना नहीं देना चाहती। यानी कि कहने का मतलब अगर सारे प्रयत्न और यत्न प्रारंभ करके और उसको अपना के देखा जा चुका है कि अब उसमें दोनों में कोई सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो और ये सारे तथ्य माननीय न्यायालय के सामने आप प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो पिटिशन प्रूफ करेगा, जो अपना एलिगेशन, जो भी फैक्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, बर्डन ऑफ द प्रूफ यानी कि सबूत का भार वो उसी व्यक्ति के ऊपर आता है। और इसके अतिरिक्त एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिससे कि अगर जो कोई वाइफ है, अगर जो हस्बैंड को ये यकीन हो जाता है या उसको ये कहीं से प्रूफ मिल जाता है या कहीं से कोई फैक्ट अवेलेबल मिल जाते हैं कि उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ तो रह ही रही है, उसके साथ रिजाइड कर रही है, उसके अतिरिक्त भी उसने कहीं और भी शादी कर रखी है, वो उस शादी को छुपा के रखना चाह रही है या फिर समय समय पे उसको भी सरवाइव कर रही है, उसके साथ भी उसका जो रहना उठना बैठना उसके साथ भी जारी है, यानी कि जिसके साथ वो लीगली वेडेड वाइफ करके आई है उसके अतिरिक्त भी वो पहले से शादीशुदा हो वो जानकारी में नहीं आती है। जिस हस्बैंड के साथ आप रिवाज कर रही हो वो पहले से कहीं शादीशुदा है, ये फैक्ट रिवील नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पहले के जो दौर में था वो उस वक्त इस तरीके की जो एक्टिविटी थी प्रारंभ नहीं हो पाती थी, लेकिन आज के दौर में आधुनिक युग में ऐसी एक्टिविटी प्रारंभ होना एक आम बात है, क्योंकि बहुत सी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, मैरिज ब्यूरो हैं, जिसमें एक दूसरे का बायोडाटा एक्सचेंज करा के आगे की बात इनिशिएट की जाती है कि, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को जो डेटा और जो इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज कर रहे हैं वो सही हो। कहने का मतलब अगर जो किसी के साथ एक दूसरे के साथ अगर जो फ्रॉड करके अगर जो कोई शादी की गई है या किसी तरीके का भी फ्रॉड हो सकता है या कोई कंसेंट ही ना हो, मिसबिलीफ ऑफ द कंसेंट हो, यानी कि उसने कंसेंट देने की उसकी कैपेसिटी ना हो, यानी कि कोई भी पर्सन हस्बैंड एंड वाइफ कोई भी हो अगर जो इंसेन रहा हो, जाहिर सी बात है अगर जो उसने सही और गलत में फर्क करने की सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी जो हस्बैंड है वो माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करके और डिवोर्स प्राप्त कर सकता है। और लेकिन इस कंडीशन में भी उसको प्रेयर करनी होगी कि हमारी जो स्थिति इतनी नहीं है कि हम अपनी वाइफ को अलग से मेंटेनेंस और एलिमनी हम अदा कर सकें। तो अगर जो आपके बिलीफ और आपके फैक्ट पे माननीय न्यायालय विश्वास करती है तो आपके फेवर में ऐसा ऑर्डर आपके फेवर में पास कर देगी। इसके अतिरिक्त अगर जो उस फ्रॉड से अगर जो आपके द्वारा शादी की गई है उसके अतिरिक्त अगर जो कहीं दूसरी उसने शादी कर रखी है, तो एक ही बहुत ही अच्छा ग्राउंड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजबूत ग्राउंड है। अगर उसकी शादी कहीं से है और उसके अगर जो कोई भी मटेरियल आपको मिल जाता है उन लोगों की, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों का कम्युनिकेशन जो एक चैटिंग हो सकती है, आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब कुछ अवेलेबल रहता है, और इसके अतिरिक्त अगर जो कुछ फोटोग्राफ्स या उसके पहले के मैरिज या पहले के हस्बैंड का जो उसका कोई एड्रेस मिल जाता है जहां वो रिजाइड कर रही है, जहां वो रह रही है, तो ये सब सारी चीजें अगर जो आपको ये सारे मटेरियल आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे और आपके मटेरियल पे कोर्ट बिलीव करते हुए आपके फेवर में डिक्री के ऑर्डर पास कर देगी। और आज का वीडियो यहीं तक है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगा, अगर जो आपकी कोई क्वेरी है, कोई आप हमसे कमेंट या हमसे कोई जिज्ञासा, कोई सवाल आप हमसे जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे जो संपर्क करने सारे लिंक मैंने डिस्क्राइब करके रखे हुए हैं। आप उनके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे जो भी एडवाइस है आप हमसे ले सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक है और अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।